देखिए, मैं पिछले 2 महीने से इंतजार कर रहा था कि इस भाषाई जो मर्यादा की आपने बात की, इस पूरे दौर में हमारे जो माननीय मेनका जी हैं ये खामोश क्यों हैं। और कल अचानक मेनका जी ने जब राहुल गांधी को शेख चिल्ली कहा तो मुझे बड़ा संतोष हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एक चेन है, जो अपनी भाषा नई भाषा गढ़ने में माहिर हो गया है, उसमें मेनका जी भी शामिल हो गई। मेनका जी ने थोड़ी देर कर दी। अब 2 चरण बचे हैं आम चुनाव के, तो उन्होंने अपने लोगों को पहचानने में थोड़ी सी देर कर दी। अब राहुल गांधी अगर शेख चिल्ली हैं तो बड़ी खुशी की बात है। राहुल गांधी का पूरा परिवार मेनका जी का परिवार है, वो उस परिवार में बहू बन के आई हैं, उनका बेटा भी है। तो सब एक खग जाने खग की भाषा वाली बात हो गई है। मेनका जी ने शेख चिल्ली को पहचान दिया। लेकिन शेख चिल्ली का एक पर्याय हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, मुंगेरी लाल भी है। जी। मुंगेरी लाल भी शेख चिल्ली की तरह ही एक ऐसा किरदार है कि जो राजनीति में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, अपने ढंग से समस्याओं को सुलझाता है, संघर्ष करता है, हल करता है, कभी हंस के करता है, कभी रो के करता है। तो राजनीति में आजकल रुदाली तो चली रही है। आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक लोग रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं। और अब स्थितियां ये आ गई हैं कि वो अपने सबसे घनिष्ठ संबंधों को तिलांजलि दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय जेपी नड्डा जी, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि उन्हें अब संघ की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब वो उनका जो जो भविष्य है, वो या तो शेख चिल्लियों के हाथ में जाने वाला है या मुंगेरी लाल के हाथ में जाने वाला है, जो अपने ढंग से देश संवारने के सपने देखते हैं। तो ये भारतीय जनमानस के ऊपर है कि वो ये तय करे कि वो शेख चिल्ली को आगे बढ़ाए या मुंगेरी लाल को सपने देखने की छूट दे। लेकिन स्थितियां बहुत खराब हैं। आप देख रहे हैं कि निरंतर पिछले 10 साल में जिस ढंग से संसदीय भाषा को गर्भ तक ले जाने की कोशिश की गई है, वो पिछले 77 साल में नहीं हुई। मैं 10 साल इनके भी जोड़ लेता हूँ माननीय मोदी जी के कार्यकाल के, क्योंकि मैं पिछले कार्यकाल को जोड़ूंगा तो ये कहेंगे ये तो था ही नहीं। पहले 2014 से पहले संसद में कोई मर्यादा नहीं थी। मर्यादा तो 2014 के बाद बनी है। और बिल्कुल। मेनका जी ने उस पर एक पूर्ण विराम लगाया है, अपने ही सगे रक्त संबंधी, अपने ही भतीजे को शेख चिल्ली कह करके। मुझे अच्छा लगा कि वो जब उनके बेटे का टिकट कटा वरुण गांधी का, तब भी वो चुप्पी साधे रही। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनका मौन उनके लिए खतरा बन सकता है, वो माननीय मोदी जी के पक्ष में कुछ भी नहीं बोल रही हैं, तो उन्होंने राहुल गांधी को शेख चिल्ली कह के अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली है। और अब आप देखेंगे कि जो 6वां और 7वां चरण है, ये किस तरह से शेख चिल्लियों के हाथ में जाते जाते इस देश का चुनावी परिदृश्य नहीं बदलेगा, बल्कि पूरा जो प्रशासनिक और राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें भी नए रंग भरेगा। देखिए, राहुल गांधी ने पिछले 3 साल में, 7 साल आप भूल जाइए, 3 साल में जिस तरह से इस देश की राजनीति में एक नई इबारत लिखी है, लोगों से सीधे संपर्क करने की जो एक रिवायत भारतीय राजनीति में रही है, उसको पुनर्जीवित किया है। और ये भले ही उन्हें सत्ता के शीर्ष तक न ले जाती हो, लेकिन लोगों के दिलों तक ले गई है। और इसीलिए वो मेनका जी ने भले ही खींच में उनको शेख चिल्ली कहा है, लेकिन वो वास्तविक अर्थों में एक सूफी राजनीतिक के तौर पर अभी उभर कर सामने आ गए हैं। और सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के लिए है। मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान के सिर से 10 साल में जो विकास का एक ताज रख के चुनाव लड़ने का प्रयास होना था, वो नहीं हुआ है। बल्कि कांग्रेस का और राहुल गांधी का भूत उनके सिर पर सवार है। और वो सिर्फ इसीलिए नहीं उतर रहा है कि उसने एक लंबी लकीर खींच दी है। कोई माने या न माने, सरकार उनकी बने या न बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राजनीति के परिदृश्य को बदलने में एक सूफी शेख चिल्ली इस दशक का राहुल गांधी हैं। और इसको मानने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मेनका जी ने भले ही तंज में कहा हो, लेकिन हकीकत में जिस तरह से बलूचिस्तान के हमारे शेख चिल्ली साहब थे, हरियाणा में उनकी मजार भी बनी हुई है, उसी ढंग से भारतीय जनमानस पर उन्होंने अपनी छाप राहुल ने छोड़ी है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 4 जून के बाद लोग इस सूफी संत को, इस शेख चिल्ली को नए ढंग से उसका इस्तेमाल करेंगे। इस देश में अभी भी इतना गिरावट के बाद राजनीति में इतनी अदावत और इतनी हिकारत का
सम्मिश्रण होने के बाद भी सपने देखने पर कोई रोक नहीं है, कोई जीएसटी अभी नहीं लगी है, तो सपने देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री भी देख सकते हैं, राहुल गांधी भी देख सकते हैं, हम और आप भी देख सकते हैं। बिल्कुल। सपने देखना गुनाह नहीं है और सपनों से ही देख करके हम उनमें रंग भरते हैं। लेकिन आज एग्जैक्टली। की राजनीति, जैसा कि शुरू में उत्कर्ष जी कह रहे थे, मैं उस शहर से आता हूँ जहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी का सीधा सीधा कहते हैं कि गर्भनाल उनकी है जुड़ी हुई। जी। अटल जी के समय की जो भारतीय जनता पार्टी थी, या उस समय की जो भारत की राजनीति थी, आप पूरे समग्र में देखें, उसको कांग्रेस भी उस समय हो, उस समय समाजवादी भी थे, वामपंथी भी थे, लेकिन जिस तरह से राजनीति में जो अदावत का जहर है वो अब घोला गया है 10 साल में, मुझे याद नहीं आता। 50 साल की राजनीति तो मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूँ, क्योंकि इस तरह से साजिशन राजनीति को अदावत में तब्दील कर दिया हो, हिकारत में तब्दील कर दिया हो। आपने जो औपचारिक रिश्ते थे, लोगों को जन्मदिन पर बधाई देने के, लोगों के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के, पुण्य तिथियों जन्म तिथियों पर किसी की समाधि, किसी की मजार पर जाने के, यहाँ तक कि जो हमारा 20 करोड़ की आबादी वाला समाज है मुसलमानों का, तो उसमें रोजा अफ्तार इफ्तार क्या जो होता है, वो जी जो जी। हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवनों में और घरों में होते थे, उन सब पर आपने रोक लगा दी। तो आप राजनीति को एक ऐसी दिशा में धकेल कर दे गए हैं जहां से लौटना बड़ा मुश्किल है। अब दूसरा सवाल है कि 4 जून की संभावनाएं क्या बन रही हैं। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब इसका गठन हुआ, जो जनता दल उस जमाने में बना था और विघटित हुआ दोहरी सदस्यता के मामले पर, तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें पहले चुनाव में जीत कर आई थी और अब 303 तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि ये सफलता का सबसे बड़ा चरमोत्कर्ष था जिसको छू चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब इस 2024 का जो मौजूदा चुनाव चल रहा है 18वीं संसद के लिए, इसमें लगातार उसको उस लक्ष्य को साधने के, उस कीर्तिमान को बनाए रखने की चुनौती का तो सामना करना ही पड़ रहा है। लेकिन 10 साल में जो आपने उल्टी गंगा बहाई है, उसकी वजह से देश में जो निराशा, जो भय, जो अविश्वास पैदा हुआ है, वो इस कीर्तिमान को अपने आप ध्वस्त करेगा। आप मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में आप 29 में से 28 सीटें लेते थे। आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में आपको 29 में से 28 सीटें मिल रही हैं? या राजस्थान में, या छत्तीसगढ़ में, या हरियाणा में, दिल्ली में, आपने जहां जहां पर कमल खिलाए थे, वहां वहां इतना दलदल पैदा कर दिया। झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, जहां मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आपने हर प्रदेश की जो प्रादेशिक अस्मिता है, जातीय अस्मिता है, उसकी छाती रौंदने की कोशिश की है। तो मुझे तो लगता है परिणाम जो भी आए कि जनता ने इस बार इस पूरे 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने छिपा के रखा था, हालांकि इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था, उस रिपोर्ट कार्ड को अपने अलमारी से निकाल करके और उसके आधार पर ही अपना मत डाला होगा। अब डाला है या नहीं डाला है, लोगों की आंखों में जो रतौंधी पिछले 10 साल में चढ़ गई है वो कम हुई है नहीं हुई है, ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आशान्वित हूँ कि कुछ ना कुछ अब परिवर्तन होगा, अदावत और हिकारत की राजनीति से देश बाहर निकले।